कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि किसी भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उन्होंने सानू फीचर्स पूछने और उन्होंने बेनिफिट पूछने, इंपोर्टेंस की होगी। सब तो पहले देखते हैं कॉर्पोरेट ने किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे कि एक तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंज इन इक्विटी। वैसे कल भी आया दोबारा फिर डॉक्यूमेंट रिपीट किया कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि होंगी, उन्होंने फीचर्स की होंगे। फीचर्स सब तो पहले फीचर्स आ रहे अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर तुम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी टॉपिक बारे गल करोगे तो इजली बेस तुम समझ सकते हो, क्योंकि प्रॉपर नॉर्मल बेस से रिपोर्ट्स नाल होती कुछ ना कुछ डेफिनेशन या फिर असं कह सकते हैं कुछ नरेशनस नाल ही लिखे होंगे ने इजली बेस से डाटा जो है किसी तो भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड साढ़े को ऑलवेज अवेलेबल होंगे। दूसरा है मैटेरियलिटी एंड रेलेवेंस। जी इनफॉर्मेशन किस प्रोसैस में कितना यूज़ करनी है। मान लो कोई भी इनफॉर्मेशन देख रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिल गई, जैसे एग्जाम्पल बैलेंस शीट है, कोई भी इनफॉर्मेशन लैनी है साढ़े को प्रॉपर मटीरियल अवेलेबल होता है, क्योंकि जो भी एंट्री पोस्ट होंगे जर्नल तो स्टार्ट होंगे वो इनवाइस या फिर वो वाउचर्स सब तो पहले साढ़े को अवेलेबल होंगे। थर्ड है रिलायबिलिटी एंड फेथफुल रिप्रजेंटेशन। जी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे ने रिलायबिलिटी लैवल से अगर किसी भी बंदे विश्वास दिवाना हो क्योंकि वो इनफॉर्मेशन असं कह सकते हैं। एग्जाम्पल मैं कहूँगा बैंक तो लोन लेना है तो बैंक भी थोड़ी भी कंपनी आके चेक नहीं करनी, या गवर्नमेंट तुम कहने कि टैक्स प्रॉपर हो गवर्नमेंट का थोड़ी उनका नहीं आऊगी, तो जो सी तो सेंड करा के एक बार भेज दोगे डाटा उसके ऊपर सब विश्वास होता है। उस तो बहुत पॉइंट है फुल डिस्कलोजर ऑफ कंप्लीटनेस। जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ये फुली डिस्कलोजर किसी भी चीज़ बारे किसी भी टॉपिक बारे कोई इन्फॉर्मेशन लेने को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बंदा अगर आप चेक करना चाहता है इजीली आप भी चेक कर सकते हैं। उस तो बाद है कंपेरेबिलिटी। जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं हम इजीली किसी कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले डाटा नाल या उस तो पिछले डाटा 4-5 साल डाटा इकट्ठा कंपेयर करना तो इजीली उसमें कंपेयर करे जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट सेम रहते हैं, हर साल डाटा चेंज होता चला जाता है, उसमें इजीली उसमें कंपेरेंस भी कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड है, ऐसे कि इंडियन बेस पे चाहे इंडियन स्टैंडर्ड बेस पे हो जाए चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस पे होंगे रूल एक ही है अकाउंट्स के सारे बनता है उस तरह पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब जगह की तरह वाली बननी है। फिर उसके बाद है टाइमलैस जी रिपोर्ट्स बन गई टाइमलैस मतलब बहुत जल्दी स्क्रीन बन गई। एग्जाम्पल अज के टाइम में सॉफ्टवेयर यूज होने लगे तुम एंट्री पोस्ट करो सारा डाटा काम इजली बेस नाल हो जाता है, बस बंदे को खुद मैनुअल आता हो तो फटाफट चेक कर सकता है कि जो काम हुआ है सही हो रही है या नहीं हो रही। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल मीनस इंडियन स्टैंडर्ड जो है अकाउंट्स का उस बेस से बने हैं वो सारे ही पर्सन जो फॉलो करके चलते हैं। कि ये भी सारे रूल्स ने कितने और फॉलो नहीं होते, सारी कंट्री सेम रूल ही है। कंसिस्टेंसी ये रूल के लगातार एक ही ढंग से लै रहा है जो काम मीन स्टार्टिंग तो पहले जो डबल एंट्री स्टार्ट हुआ है अकाउंट की एंट्री मीन डेबिट क्रेडिट जिस तरह पै रहा है अज के टाइम भी उस तरह ही पै रहे हैं, ये कोई चेंजेस नहीं है कि डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ और तरीके दिखाने लग गए। आज के टाइम सिर्फ ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज शो करने लगे। पुराने टाइम किसी का डेबिट क्रेडिट दस देते थे, आज टाइम की होगा भी एसेट्स इंक्रीज हो रही था डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रही था क्रेडिट, इस तरह शो करने लगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में लिखे है तो अगर मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन कहते हैं किसी भी पर्सन से शेयर करना चाहते हैं क्योंकि इम्प्लॉइज नाल जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लागू हुई हुई भी किसी एक पर्सन को ही शो करोगे जिम्मे मास की गवर्नमेंट को शो करनी ने इतना कुछ नहीं है। ट्रेड यूनियन को इन्फॉर्मेशन देनी होगी या इम्प्लॉइज को शो करनी होगी, उसके अलावा जो कंपनी के जो यूजर्स ने कोई भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद एक पॉइंट ये और दे दें तो डिबल वेरीफिबिलिटी। अगर किसी भी चीज़ बारे वेरीफिकेशन लेनी है इजली बेस में उसकी वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं। कई बार इस तरह होता है कि ऑडिट करवाया जाता है, जिनमें कोई सीए वगैरह थोड़ी कंपनी जाती है ऑडिट करने लगी, ऑडिट टाइम से किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन करनी होगी इनकी भी उसमें वेरिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग। परचेज वाला परचेज ली है, सेल वाला सेल ली है, तो पूरा डाटा इजली उसमें दे भी सकता है। उस तो बाद ये लिखे रहेगी थोड़े बहुत न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब आल्सो नोन एज दी फ्रीडम ऑफ द बेसिस ऑब्जेक्टिविटी। ये जोड़े बेस ने ऑब्जेक्टिव ने फ्रीडम बेस ने हर एक बंदा जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊगा ना ऑब्जेक्टिव एक ही होंगे कि कंपनी की एक्चुअल ट्रू और वैल्यू कुछ दिखाना। ये कितने भी ये कि विंडो ड्रेसिंग की जाती है, विंडो ड्रेसिंग अगर करते हैं तो प्रूफ सू प्रॉपर देखते चाहिए होते हैं।
फिर कॉर्पोरेट स्टेटमेंट जी असं बनाने हैं वो बेनीफिट की है। सब तो पहला बेनीफिट आ रहे हैं फॉर मैनेजमेंट, जो असं पढ़े इंपोर्टेंस क्वेश्चन इंपोर्टेंस या बेनीफिट किसी का भी आ सकता है। मैनेजमेंट लिए की बेनीफिट होंगे, मैनेजमेंट लिए बेनीफिट होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ईजिली बेस में कोई फ्यूचर एक डिसीजन लेना चाहे या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर न्यू पॉलिसी या न्यू शेड्यूल सेटअप करना हो तो सेटअप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले साल में कंपेरिजन करनी होगी तो ईजिली उसमें कंपेरिजन भी कर सकते हैं। उस तो बाद है फॉर शेयर होल्डर लिए बेनीफिट किस लिए होंगे, जो परसन ने कंपनी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अपना टाइमली डिविडेंड या इंटरेस्ट ले सकते हैं कंपनी को, या फिर जो नवे परसन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस देख के कंपनी शेयर इजीली उसमें खरीद सकते हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना इनकम जरूर देखोगे कि उन्हें बेनिफिट कितना होगा या नुकसान होगा। उस तो बाद है फॉर लैंडर और क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी के पैसा लगाया था उधार बेस से असं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साल ही लोन लिया है विदाउट सिक्योरिटी लोन ले रहे हैं, या फिर क्रेडिटर जिन्हें उधार से सामान खरीदा है वो पर्सन भी कंपनी की परफॉर्मेंस जरूर देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी होंगे कि असं उधार से सामान दे रहे हैं वायदा भी कल कंपनी कभी भी असं अचीवमेंट नहीं दे सकते, हम लॉस ज़्यादा चल रहे हैं। अगर कोई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो खुद पर्सन थोड़ा उधार का काम करने थोड़े रेडी हो जाते हैं। फॉर इंप्लॉइज लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बेनीफिट होंगे ने क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड असं कह सकते हैं ट्रेड बेस से जो उन्होंने लगता है कि जो कंपनी का व्यापार चल रहा है सू कोई बेनीफिट मिले, एग्जाम्पल तौर पर बोनस प्रॉपर बोनस सू मिले, टाइम बेस से परफॉर्मेंस बेस से अवार्ड मिलन या कंपनी जो हो सके परफॉर्मेंस बेस से साਡਾ लैवल इंक्रीज हो कंपनी इंप्लॉइज होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर दिखाती है। फॉर पब्लिक लिए भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है क्योंकि पब्लिक के नेम एंड फेम टाइम बनूगा तो कंपनी बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया होंगी। जो पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ी परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पर्सन कंपनी ਨਾਲ जोड़ना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन या वेबसाइट के थ्रू या कंपनी के डाटा किसी तरह भी कंपनी को डाटा रिसीव करके कंपनी में काम बिजनेस कर सकते हैं। फॉर इकोनॉमी लिए भी कंपनी की कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी जरूरी नहीं है। और क्यों जरूरी है, अगर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया बनी होगी तो मे भी कंपनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी टाइम करोगी, CDP इंक्रीज करवाओगी, गवर्नमेंट टाइम पर टैक्स पे करोगी, जिससे की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। तो ये सीगे थोड़ी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस तो बाद साढ़े को आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट। मोस्टली असं जो फॉर्मेट हमेशा करते हैं वो ओरिजेंटल बेस से करते हैं। आप जिमें कल या परसों की क्लास देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बहुत सिंपल। कई बार की परफॉर्मा वर्टिकल बेस से भी आ जाता है। वर्टिकल बेस से होगा भी स्टार्टिंग के टॉप से पहला फिक्स एसेट, फिर करंट एसेट, उस तो बाद कैपिटल, फिर जो थोड़ी करंट लायबिलिटीज होंगी वो सिंपल बेस माइनस करी जाएंगी। अगले बेस से थोड़ा परफॉर्मा इन्होंने दिखाया भी होया। सब तो पहला बैलेंस शीट दिखाया, बैलेंस शीट के सब तो टॉप के उपर एसेट्स के नीचे जी नॉन करंट एसेट्स ने जिमें कि फिक्स एसेट होगी साड़ी कार मशीनरी स्कूटर जो भी है। उस तो बाद थोड़ी करंट एसेट कैश बैंक बैलेंस या फिर थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे पॉइंट्स होंगे इन्हों का टोटल कर लेने ने। उस तो बाद जिन्नियां भी लायबिलिटीज होंगे सब तो पहला कैपिटल बाद करंट लायबिलिटीज ये माइनस कर देती। ये दो तीन आइटम अलग तो आई हुई वो है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स असं कह सकते हैं जो कोई टैक्स एडवांस के या कोई टैक्स पेंडिंग है तो हम डेफर्ड टैक्स ले सकते हैं। कोई इनकम भी डेफर्ड कह सकते हैं, कोई इनकम जी असं एडवांस रिसीव कर लें या इनकम अभी रिसीव करनी है, किसी इनकम पहले तो रिसीव कर ली प्रीपेड उन्होंने डेफर्ड इनकम ले लेते हैं। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का भी है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी सेम है, पहला थोड़ी इनकम्स ने, इनकम के सारे खर्चे माइनस करे जाते हैं। वर्टिकल फॉर्म बहुत सिंपल तरीके बन असं जो पहला परफॉर्मा कर रहे थे इस बेस से खर्चे इनकम। हूँ की है जो वर्टिकल करोगे पहला इनकम आ जाएगी, इतने सिर्फ अमाउंट का कॉलम है, इनकम्स आ जाएगी। इनकम लिखने तो बाद नीचे खर्चे लिखते हैं, इनकम तो जो टोटल हो आया होगा तो सारे खर्चे माइनस करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट के भी है यही फॉर्मूला चलता है। बैलेंस शीट के सिर्फ एक कोई अमाउंट का कॉलम रहूगा। सब तो पहले इतने स्टार्ट होता है एसेट के लिखे लिखा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट जो भी थोड़ी करंट फिक्स एसेट है वो नीचे फिर करंट एसेट तो बाद थोड़े को लेके आएंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी के कैपिटल काउंट आऊगा, कैपिटल तो नीचे सारी करंट लायबिलिटीज वो सारे का डिफरेंस देखें। दोनों का बैलेंस जो इतने आ रहा है सेम आना चाहिए। सिर्फ उल्टा के ही लिखा जाता है, वन साइड से लिखता हूँ वर्टिकल फॉर्म बनाता असं मोस्टली जो यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद साढ़े को लगेगा कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क ऑफ डेप्रीशिएशन।
डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन सानू कई बार पेपर के दे दिंदे ने डेप्रीशिएशन की है परमानेंट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट जो फिक्स एसेट की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रहती है डेप्रीशिएशन से मोस्टली बात बिजनेस कोई रियल लाइफ देखते हैं कोई प्रोडक्ट तुम खरीद के लेके आओगे वो वैल्यू ऑटो मोड ही खत्म हो जाती है मीनस अद्धी रह जाती है लेकिन कंपनीज भी इतना कभी नहीं होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं अपने एसेट की ज़्यादा स्क्रैप वैल्यू टाइम पर पहले तो रख लेंगे ने या फिर हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट सेटअप करी होंगे उन्होंने या कुछ परसेंट बेस के लेके फिर उनको अमाउंट घटाते चले जाते हैं गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि तुम हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड मोस्टली जो बिजनेस मैथड यूज होंगे ने एक तो होंगे SLM स्ट्रेट लाइन मैथड एक होंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड मोस्टली जो बिजनेस होंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड ही यूज होता है कि हर साल जो फिक्स परसेंटेज है गवर्नमेंट के हिसाब से 10% 15% असं उसके बेस से अपनी वैल्यू घटाते चले जाएंगे एसेट से जी डेप्रीशिएशन असी लगाने हैं डेप्रीशिएशन लगाने के पीछे रीजनस की होंगे किसी भी फिक्स एसेट की ट्रू और वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कट के लेके आना इसलिए डेप्रीशिएशन लगाई जाती है डेप्रीशिएशन लगाने साढ़े बिजनेस रिजल्ट्स ऑपरेशन करते की आ रहे हैं एसेट से वो चीज़ चेक करने भी कह सकते क्योंकि मान लो कभी जो कोई एसेट तुम लैके आओगे वो कीमत नहीं रहनी है टाइम के अकॉर्डिंग घटते चले जाओगी जिमें जिमें यूज हो जाओगी वो जोड़े साढ़े ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ने बढ़ते चले जाएंगे इसलिए डेप्रीशिएशन लगाते हैं कि टाइम नाल जदों यदि टाइम पीरियड खत्म हो तो असं एसेट्स को सेल कर दी जाओ तो जगह तो रिप्लेस कर ली इसलिए डेप्रीशिएशन लगाई जाती डेप्रीशिएशन लगाने के पीछे जो इन्होंने मैथड लिखे हैं एक थोड़ा स्ट्रेट लाइन मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग तरीके बहुत सारे कंपनी लगाने हैं लेकिन जो मेन है एज पर गवर्नमेंट रूल रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड ही चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मैथड समझ लो ये बहुत सिंपल है कि जो असी एसेट लैके आवेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एसेट 5 लाख रुपये की खरीदी पहला तो ये क्लीयर कर देंगे ने कि एसेट का एस्टीमेट टाइम की होगा एस्टीमेट टाइम या फिर स्क्रैप वैल्यू असी कह दी भी एसेट की स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपये किन्ने टाइम लिए चलेगी एस्टीमेट टाइम भी पहला तो ही मोस्टली इदा दी होंगे ने काफ़ी चीज़ें तुम लैके आ जाओ पहला तो ही टाइम पीरियड दस देंगे भी इन्ना टाइम का इसकी गारंटी हैगी भी एसेट चलूगी उस तो बाद जाके स्क्रैप के कन्वर्ट हो जाएगी असं एग्जाम्पल ये एस्टीमेट टाइम कहता उन्होंने 4 ईयर्स तुम करोगे जो ये वैल्यू है 5 लाख के 50,000 माइनस कर दोगे माइनस करने तो बाद साढ़े को वैल्यू बच जाती है 4,50,000 4 नाल डिवाइड कर दोगे जो वैल्यू आ गई हर साल वो डेप्रीशिएशन लगाते चले जाएंगे इन्हें असं स्ट्रेट लाइन मैथड कहते हैं भी स्टार्टिंग के ही असं फाइंड कर लेंगे इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है 4.5 लाख को अगर डिवाइड करते हैं असी तो मेनली 1.25 लाख हर साल डेप्रीशिएशन लगावांगे पहले साल के कीमत हैगी 5 लाख रुपये डेप्रीशिएशन असीं माइनस करते 1,25,000 साढ़े को जी वैल्यू बच जाएगी 375 2.5 लाख 1.25 माइनस किया उस तो बाद साढ़े को बच जाना है कितना रह जाना जी 25 रह जाना शायद इतनी कैलकुलेट 1,12,500 आता है ताकि लास्ट के रहनी भी 12,500 माइनस करते हैं अमाउंट 3,87,500 इदा ही आना नैक्सट साढ़े को बचनी है माइनस कर एक बार 50 है 50 5 लाख के 5 से 12 माइनस करोगे 387,500 आनी है फिर अगर माइनस करते हैं दो पैंट ठीक है 2 पैंट के 2 पैंट 12 माइनस कर करते हैं हाँ जी कितना 52,500 52,500 ठीक है ठीक है 12,500 जो फिर माइनस करूँगा लास्ट की वैल्यू बचेगी साढ़े को 50,000 रुपये माइनस ठीक है इसलिए स्ट्रेट लाइन मैथड कहते हैं कि पहला थोड़े को 5 लाख वैल्यू सी पहला तो दसना कि इस मशीन की टाइम पीरियड जोड़ा है तो 4 साल असं सिर्फ 1 2 3 4 साल डेप्रीशिएशन लगावे
हर साल इसकी वैल्यू नहीं घटाते चले जाएंगे ताकि लास्ट में साढ़े वैल्यू बच सके। इस टाइम पर जाके एसेट रिप्लेस हो गए या नवी खरीदो वो थोड़े उपर डिपेंड होता है। आप एग्जाम्पल लिए थोड़ा क्वेश्चन मे भी आवे स्ट्रेट लाइन मैथड का, अगर कैलकुलेशन करने लिए आता है तो तुम इस तरह यह क्वेश्चन नहीं बनाओगे, थोड़ा परफॉर्मे बेस से करना हुए क्वेश्चन मैं दस देना किस तरह करना। पहला तो ये स्ट्रेट लाइन मैथड का तुम फॉर्मूला तो क्लीयर हो गया, जो साढ़े को एसेट की वैल्यू है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय दी एस्टीमेट लाइफ टाइम। अगर तुम एसेट अकाउंट बनाने लिए कह दिता जाए फिर डेप्रीसीएशन के एसेट अकाउंट रेडी करो। एक कॉलम में भी डेट का भी कई बार नाम देते हैं क्योंकि उसमें तारीख लिख देते हैं भी असं एसेट जो खरीद रहे हैं इस टाइम से खरीद रहे हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट आ रही साइड होगी डेबिट होगी आ साइड एसेट। एग्जाम्पल अपन क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एसेट असी 1 जनवरी 2005 को खरीद रहे हैं 5 लाख रुपए की, ਉਹਦਾ एस्टीमेट टाइम अपन वही मान लिया कि 4 साल की है। डेप्रीसीएशन जो सॉरी स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपये की है। डेप्रीसीएशन अभी पहले ही कर ली 1,12,500 रुपये हर साल डेप्रीसीएशन लगेगा। तो एसेट किस तरह एंट्री पाओगे जी एसेट 2005 में खरीद रहे हो, पहला 2005 साल लिखोगे, जनवरी 1 लिखोगे, लिखोगे एसेट टू कैश या फिर बैंक का, क्योंकि एसेट वाले क्लीयर नहीं किया भी उन्होंने किस तरह खरीदी है, कैश भी खरीदी हो सकती है या फिर बैंक ना खरीदी कितने दी 5 लाख रुपये। जी डेप्रीसीएशन लगूगी अगर जनवरी साल स्टार्ट हो रहा है तो कदों डेप्रीसीएशन लगूगी दिसंबर के लगूगी, ठीक है। अगर अप्रैल तो स्टार्ट हो रहा है तो मार्च। कई बार क्वेश्चन पहला डिफाइन कर देंगे थे कि जनवरी तो स्टार्ट होगी दिसंबर से खत्म है, जब अप्रैल तो स्टार्ट होगी मार्च खत्म। असं दिसंबर की चलते 2005 दिसंबर 31 बाई डेप्रीसीएशन जो डेप्रीसीएशन लगाना है हर साल तो सू पता ही है कि 1,12,500 जो इस अमाउंट का डिफरेंस इतने पाओगे सेम तारीख के बाय बैलेंस कैरी डाउन जोड़ा बैलेंस थोड़ा बचूगा वो तुम अगले साल के अगे लैके जाओगे। 5 लाख के 1,12,580 माइनस कर दो साढ़े को वैल्यू 3,87,500 टोटल जो आ गया 5 लाख। साढ़ा 1 साल का डाटा रेडी है। कितने साल लिए बना ली गई उन्होंने 4 साल लिए गई है तो असं 4 साल का डाटा इस तरह ही अगे लैके जाओगे। अगले साल के जो जाओगे अगला साल 2006 जनवरी टू बैलेंस रोड डाउन या फिर रोड फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। जो बैलेंस इतने होगा इतने ले जाओगे 3,87,500 2006 के फिर दिसंबर के जाके असं 31 डेप्रीसीएशन लगावे बाय डेप्रीसीएशन 1,12,500 रुपये ये फिक्स ही चली आ रही है, पहले तो स्टार्ट की है सेम तारीख के बाय बैलेंस कैरी डाउन टोटल तो 3,87,500 ही आएगा 3,87,500 इन्हों से माइनस करते हैं 5 0 गए 7 हो गए 5 के 2,65,000 ठीक है जी। यही बैलेंस अगे 2007 के 2,65,000 दिसंबर 31 जनवरी बाय डेप्रीसीएशन 1,12,500 बाय बैलेंस 2,65,000 ये 2,65,000 जो 1,12,500 से माइनस करते हैं 0 0 10 5 5 4 2 के 2 जितना भी आ रहा है मैं तो मैं कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर रहे फटाफट लिख रहे हैं 2,75 आ रहे हैं क्योंकि जो पेपर जाना तो साढ़े को कैलकुलेटर होगा मैं फटाफट कैलकुलेटर नहीं लैके चल रहे हैं 2,75 के 1,12,500 माइनस करते हैं 1,12,500 आ रहे हैं ठीक है जी।
एक बार 500 लास्ट एक असीं करना है 2008 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एक बार 500 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन सेम 12,500 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस साढ़े को जेड़ा बच जाएगा 50,000 की इसे 50,000 के अगे तुम लिख दोगे स्क्रैप वैल्यू कि साड़ी जी लास्ट 50,000 रुपये बचे ने वो की बचे ने स्क्रैप वैल्यू क्योंकि असी अगे बैलेंस नहीं लेके जाना है ठीक है जी एक बार के एक 12 चला गया तो 50,000 बच गया इत्थे ही खत्म करना है चौथे साल के स्क्रैप वैल्यू 1 2 3 4 साल इस तरह तुम बना के दिखाओगे अगले 4 साल तुम बनाने हो तो जाके थानू 10 नंबर मिलना रूल पहला तो क्वेश्चन जो है पहलों की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सैटअप कर लेना है ये परफॉर्मा तुम बनाना ही पैना हाँ जी हाँ नाल डेप्रेशन अकाउंट भी बनाना होंगे वो भी दस एक परफॉर्मा तो हो गया भी एसेट अकाउंट बनाया असी एक होंगे नाल डेप्रेशन अकाउंट भी वो भी बनाने ये बारे पता लग गया वो बहुत सिंपल है वो कुछ अलग तो कुछ नहीं करना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है सेम परफॉर्मा होगा डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जो तुम डेप्रेशन लगा रहे हो हर साल असी लगा रहे थे पहला 2005 डेप्रेशन लगाई थी दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर पहले साल की जी डेप्रेशन लगाई थी कितनी लगाई थी 1,12,500 वही डेप्रिसिएशन 2005 दिसंबर 31 होंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,12,500 ठीक है जी इन्ना काम करना है हर साल सेम ही होगा टू डेप्रिसिएशन 1,12,500 रुपये बाय प्रॉफिट एंड लॉस फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन हर साल आपने 1,12,500 की डेप्रिसिएशन भी लगाई है बस तारीख चेंज करनी है 2006 2007 2005 परमानेंट डिक्रीजिंग की वैल्यू फिक्स एसेट जो आपकी फिक्स एसेट होती है उसकी लगातार जो वैल्यू कम होती रहती है उसको हम डेप्रेशन बोलते हैं जिसको गिरावट भी बोल सकते हैं अगर नॉर्मल वर्ड बोलेंगे गिरावट जब एसेट लेके आओगे उसकी वैल्यू तो कम करनी है ये हर साल आपको ये एंट्री पोस्ट करनी है 1,12,500 ठीक है भाई टू डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ठीक है जो अमाउंट डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो भी लिख देना वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से भी ट्रांसफर होते चली जाती है ये डेप्रिसिएशन में दोनों अकाउंट बनाओगे तो 10 नंबर इजली मिल सकते हैं उस तो बाद जो साढ़े को क्वेश्चन मोस्टली कई बार पेपर के आ जाता वो आ जाता रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं देंगे है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पैंती सिर्फ माइनस ही करना होंगे कैलकुलेशन स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड करनी जो साढ़े क्वेश्चन आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड के होंगे कि फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज हर साल जी साड़ी वैल्यू होगी वो परसेंटेज रेट घटाना है डेप्रिसिएशन उन्होंने कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड अगर तुम कढ़ना है तो थोड़े को होएगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरह तुम रिटर्न डाउन वैल्यू जो थोड़ा मैथड है वो कैलकुलेशन करना अगर मान लो कोई एसेट 5 लाख की देती है तो स्टार्टिंग से कह देंगे ये ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल 15% या 10% लगनी है जिमें असी परफॉर्मा बनाया सीगा टू कैश या मशीन एसेट खरीदते सीगे साल के लास्ट जाके डेप्रिसिएशन लगा रहे थे वो असी पहला कैलकुलेट की ये होगा जो रेट होगा वो परसेंटेज तुम हर साल कटते चले जाओ डिफरेंस सिर्फ इन्ना की है मान लो 5 लाख की एसेट है 20% कहता 5 लाख का 20% जो अमाउंट आएगी घटा देंगे 1 लाख हो गया 1 लाख घट गया
अगले साल 4 लाख हो गए, 4 लाख के ऊपर फिर 20% लगेगा, वो 80,000 माइनस होगा, फिर 320 रह जाना, 320 का फिर 20% लगेगा, उवें ही अगे बढ़ते चले, वही वैल्यू तुहानूं अगे लैके जानी पैंदी है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की आंदा है, अगर तुहानूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एसेट को एक बार खरीदी नहीं दिखाते, अलग अलग साल दे। मैं एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कह, कोई कंपनी उन्हें 1 जनवरी 2005 के एक एसेट खरीदी, उसकी वैल्यू 5 लाख की है। 1 अक्तूबर 2005 के एसेट खरीदी, उसकी अमाउंट 4 लाख रुपए की। अगे वो कंपनी एक एसेट और खरीद रही है 1 फरवरी 2006 के 3 लाख रुपए। एक एसेट कोई कंपनी खरीदती है और वो स्टार्टिंग के कह देंगे कि कंपनी का फाइनैंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तो स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग जी है 31 मार्च को। तुसी डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करो विद रेट 20%, 20% के अकॉर्डिंग डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड ही रखना है। और जो असी एसेट अकाउंट बनावांगे, ये एसेट तीन खरीदियाँ गई कली कली का नहीं बनाना, एको ही एसेट अकाउंट के लैके आना है। असी देखेंगे 1 अप्रैल तो जो स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2004 तो साल स्टार्ट होया, क्लोजिंग 31/3/2005 से है, मतलब अगे लैके चलांगे साढ़े को एसेट जिन्ने टाइम लिए खरीदियाँ हुई। और फिर नाल दस भी देंगे भी जो एसेट अकाउंट बनाना किन्ने साल लिए बनाना है, 4 साल लिए बनाना है, 5 साल लिए बनाना है, मोस्टली ज़्यादा तो ज़्यादा 4 साल का ही आता। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन ऑन द एसेट फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर 4 साल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करें। तो इतने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें, कोई माइंड हो गई स्ट्रेट लाइन तो सिंपल जी पहला कैलकुलेशन कर ली, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करनी पैंती है। अगर ये साल 1/4/2004 तो स्टार्ट होया, एसेट कदों खरीद रहे हैं 1 जनवरी 2005, क्लोजिंग कदों होनी है 31/3/2005, जी डेप्रीशिएशन ये ऊपर लगूगी कितने टाइम पीरियड से लगूगी 3 महीने डेप्रीशिएशन लगूगी। असं जो डेप्रीशिएशन 20% लगावे तो 5 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3/12, डेप्रीशिएशन जो अमाउंट होगी वो उत्थे लिखोगे। बैलेंस लैके अगले साल चलो 1 अक्तूबर 2005 के साल का स्टार्ट हो गया थोड़ा 1 अप्रैल 2005 तो एक एसेट खरीद रहे हो तुम अक्तूबर मतलब 6 महीने की डेप्रीशिएशन लगनी है ये ऊपर। आ एसेट फरवरी के खरीदी जा रही है, ये ऊपर डेप्रीशिएशन कितने टाइम की लगेगी 2 महीने की, फरवरी और मार्च की। मैंने डेट लिखी भाई 1 फरवरी लिखा है, अपन ने जो कैलकुलेशन करनी है तो सामने उस अकॉर्डिंग ही लेके चलनी है। और सारे की जी पिछली एसेट है अगले साल की पूरे साल की लगूगी, यदि सिर्फ 6 महीने लगनी है, यदि 2 महीने की, लेकिन उन्होंने सानू कहा भी 4 साल की बनाओ, अगले 2 साल फिर पूरी डेप्रीशिएशन लगनी सब के ऊपर पूरे साल के। सबका अलग अलग लिखना है, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, ऐसे लिखना है, सबका टोटल करके निकलेगी, सबकी वैल्यू अलग अलग निकालनी भी होती है। कोई फर्क नहीं हो, तो हमें तो एसेट्स उस हिसाब से निकालनी थी वैल्यू, तो जो टाइम पीरियड होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी पूरे साल की कभी लगता है, खरीद रहे अभी हो, पूरे साल में कैसे लगा दोगे, पूरे साल की तब लगेगी जब अगले साल में जाना। 2004 में स्टार्ट हो गया, 4 साल के लिए होना, 4, 5, 6, 7, 2007 तक का डाटा बनाना है। यहाँ पे हमारे पास 2 शेयर मिली, अगले साल में भी काम जाएगा, ठीक है। हो जाऊगा इतना क्वेश्चन अगर बनाना होगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट बहुत सिंपल होगा, जी परफॉर्मा सेम जिवें असीं पहलां कीता उवें परफॉर्मा है। बुक के कैलकुलेशन शायद पीछे प्रैक्टिकल बेस पर क्वेश्चन दिता हो उदा दिखाया नहीं है करके कैलकुलेशन, परफॉर्मा सेम ही मैं दस देना ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चीज जरूर मेजर करके चलनी है। अगर तुम ये मेजर नाम नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है। साल जो 2004 तो स्टार्ट होया सीगा, पहला ही कंपनी ने कहता कि 2004 तो असीं स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोजिंग जी है 2005 से होनी है, अप्रैल 1 मार्च 31
कोई भी अमाउंट नहीं सी अप्रैल दे विच जिहड़ी पहली एसेट खरीदी गई 2005 जनवरी 1 ਨੂੰ खरीदी गई, क्योंकि अप्रैल 2001 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2005 तक आते ਤਾਂ 2005 जनवरी 1 भी ये ही आ जाऊगा। जी एसेट खरीदी गई टू कैश या फिर बैंक, फर्स्ट मशीन लिख लेंगे तो जो कुछ भी उन्होंने खरीदा, जिਵੇਂ कई बार लिखना ट्रक खरीदिया या कार खरीदी या कोई एसेट खरीदा देख लेंगे, फर्स्ट मशीन उन्होंने लिख लिया कितने की खरीदी 5 लाख रुपये। मार्च 31 की क्लोजिंग करनी जरूरी है, रूल है कंपनी का, तो डेप्रीशिएशन की लगेगी बाय डेप्रीशिएशन 5 लाख 20% 3/12, क्योंकि जनवरी तो मार्च तक 3 महीने आ जाते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो भी करोगे अमाउंट एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने वालों ले रहा, लेकिन सेम अमाउंट नहीं आती। मैंने लिखता कि 1 लाख रुपये आ रही है, इन्नी अमाउंट नहीं आएगी, घट आने वाली है। 1 लाख रुपये जैसे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर लो फिर तो छुपना है। 25,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग गई। मल्ली इस सेशन के उपर जी 3 महीने डेप्रीशिएशन आ रही है 25,000 रुपये। अगर असं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं इतने ही साडा इसका बैलेंस कितना जाऊगा इस सेशन का, क्योंकि जी अगलियां मशीन सीगियां अक्तूबर 2005 के और फरवरी 2006 के खरीदियां गई। इतने बाय बैलेंस फर्स्ट मशीन 5 लाख के 25,000 माइनस करते हैं तो 4,75,000। अगले साल के चलना जो साडा चल रहा है अप्रैल 2005 के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 4,75,000 जी डेप्रीशिएशन लगनी है 2006 जाके लगनी है मार्च 31 अप्रैल 1 तो लैके 31 मार्च के अगर कोई मशीन खरीदियां गई हैं वो भी थोड़ा लिखनिया पैणगियां। एक मशीन असी खरीदी है अक्तूबर 1 के क्योंकि 2005 जी खरीदी गई थी, वह आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक। सैकेंड मशीन 4 लाख रुपये। एक मशीन तुम होर खरीद रहे हो 2006 के क्योंकि साल चेंज हो जाता है 2005 तो 2006 हम टाइम चेंज करना पड़ेगा, और तुम खरीद रहे हो फरवरी टू कैश या फिर बैंक। थर्ड मशीन वो तुम खरीद रहे हो 3 लाख। ये साढ़े को अलग अलग मशीन्स आ गई हैं। डेप्रीशिएशन असं सारा दी इकट्ठे नहीं लगा सकते, सू सब की अलग अलग करनी पड़ेगी बाई डेप्रीशिएशन। फर्स्ट मशीन सैकेंड मशीन थर्ड मशीन। पहली की डेप्रीशिएशन जी लगाओगे 4,75,000 रुपये हैगी है। ये ऊपर असं जो लगाना है कितने परसेंट लगाना सीधा 20%। ये पूरे साल की लगनी है, क्योंकि मार्च तो अप्रैल तो लगी 31 मार्च तक इसका फॉर्मूला जो तुहाडे कोल आएगा 4,75,000 20/100। दूसरी जी मशीन आई है 4 लाख रुपये, वो ऊपर भी 20% लगनी है, लेकिन टाइम पीरियड देखेंगे अक्तूबर तो मार्च तक कितने महीने आते हैं 6 महीने आते हैं, तो असं 6/12 करांगे। जी थर्ड मशीन है 3 लाख रुपये, वो ऊपर भी 20%, लेकिन टाइम पीरियड फरवरी और मार्च 2 महीने आते हैं 2/12। सारे की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट मशीन की डेप्रीशिएशन आ रही है 95,000। दूसरी मशीन को लगी है 4 लाख 80,000। 40,000 ये मशीन की डेप्रीशिएशन आ रही है 40,000। अगे चलते हैं 3 लाख रुपये।
10,000 ਦੀ तीसरी मशीन की डेफिनेशन आ रही 10,000 की सेम जो तुम डेफिनेशन फाइंड कर ली सेम तारीख ਦੇ ਵਿੱਚ बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट मशीन सैकेंड मशीन थर्ड मशीन ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 475 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 475 ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ 3,80,000 रुपये। ठीक है जी अगले 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗਿਆ ਤਾਂ 2,90,000 ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ ਦਾ 20% ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸਭ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ थोड़ी बहुत शीट होती है साइड पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साइड पे लिखते चले पहले तो इसे एक्सेल में बना के दिखाना पड़ता है उसके बाद कोई एक्सेल में बनाना बहुत सिंपल फॉर्मूला लग जाता है बहुत जल्दी हो जाता है उसमें तो यहाँ पे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी आप पेपर में कैलकुलेटर ले जा सकते हो तो इसलिए उस पर इसको कम्प्लीट भी कर सकते हो जाएगा जब इसमें डेफिनेशन अकाउंट बनाना होगा डेफिनेशन बनाना है जो डेफिनेशन आ रही है सीए के लिए बनती है सीए की बनती है मतलब वो लोग भी चेक कर चेकिंग के लिए बनाते हैं मैंने कभी बनाया नहीं है तो दूसरे को बनाते हुए देखा तो समझ नहीं आता था अब आगे समझ बहुत सिंपल है कोई ऐसा नहीं है कैलकुलेशन अगर एक्सेल में करनी है फॉर्मूला ही चेंज करना है यहाँ से फॉर्मूला उठा के आगे पेस्ट करना है चलते चले जाना कोई दिक्कत नहीं बस आपको टाइम पीरियड साथ में ऐड करते चले जाना